नमस्कार। आज की चर्चा की शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये 100% सच है। बिल्कुल। भारत ने अंतरिक्ष में एक कमाल की क्षमता हासिल कर ली है, जो आने वाले वक्त में देश की सिक्योरिटी के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। आसान भाषा में कहें तो अब भारत स्पेस में उड़ते हुए किसी दूसरे सैटेलाइट पर नजर रख सकता है, उसे फॉलो कर सकता है और उसकी एकदम साफ तस्वीरें खींच सकता है। एग्जैक्टली इसे कहा जा रहा है इन ऑर्बिट स्पाइन कैपेबिलिटी, मतलब कक्षा में जासूसी करने की ताकत। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये कि ये सब इसरो ने नहीं किया। हमेशा से हम सुनते आए हैं कि स्पेस मतलब इसरो। सही है। ये कारनामा कर दिखाया है भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। ये तकनीक आखिर है क्या, इससे हासिल करना इतना मुश्किल क्यों था, और भारत के लिए इसके असली मायने क्या हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है, ये भविष्य की रणनीति और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अच्छा। ये साफ बताता है कि स्पेस अब सिर्फ चांद सितारों को देखने या रिसर्च करने की जगह नहीं रहा। ये एक स्ट्रेटेजिक अरीना, एक सामरिक मैदान बन चुका है, जहां देशों के बीच एक खामोश लेकिन बहुत तेज दौड़ चल रही है। ठीक है, तो फिर इसे एकदम शुरुआत से समझते हैं। असल में हुआ क्या? ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसने दुनिया को बता दिया कि भारत के पास ये ताकत आ गई है? ये हुआ था 3 फरवरी को। अजिस्ता इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक भारतीय कंपनी का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है 2AFR। 2AFR। हाँ, पूरा नाम है एडवांस्ड फील्ड रिकग्निशन सैटेलाइट। ये करीब 80 किलो का एक छोटा सैटेलाइट है जो पृथ्वी की निचली कक्षा मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है। ओके। इस सैटेलाइट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS को सफलतापूर्वक ट्रैक किया और उसकी कई डिटेल तस्वीरें खींची। अच्छा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, पर उसे ही क्यों चुना गया? वो तो एक शांतिपूर्ण रिसर्च लैब है जो स्पेस में तैर रही है। उसका जासूसी से क्या लेना देना? और यहीं पर ये पूरा मिशन बहुत दिलचस्प हो जाता है। ISS को टारगेट के तौर पर चुनना एक बहुत ही सोची समझी और स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। स्मार्ट कैसे? देखिए, जब भी आप कोई नई मिसाइल या ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी टेस्ट करते हैं तो आपको एक टारगेट चाहिए होता है। ISS इस टेस्ट के लिए एक परफेक्ट टारगेट था। परफेक्ट किस लिहाज से? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, ISS बहुत बड़ा है, लगभग एक फुटबॉल फील्ड जितना, तो उसे डिटेक्ट करना और उस पर कैमरा फोकस करना दूसरे छोटे सैटेलाइट्स के मुकाबले आसान है। ठीक है। दूसरा, उसकी ऑर्बिट और स्पीड की सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में पहले से मौजूद है। आपको पता है कि वो कब कहाँ होगा। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो एक नॉन हॉस्टाइल ऑब्जेक्ट है, यानी वो किसी देश के लिए खतरा नहीं है, वो एक न्यूट्रल टारगेट है। मतलब किसी दूसरे देश के सैटेलाइट की तस्वीरें लेकर आप कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा नहीं करना चाहते थे? बिल्कुल। अगर आप सीधे किसी दूसरे देश के मिलिट्री सैटेलाइट की तस्वीर लेते तो वो एक तरह से जासूसी या उकसावे की कार्रवाई मानी जा सकती थी। हाँ, बात तो सही है। ISS पर ये टेस्ट करके अजिंस्ता ने दुनिया को साफ साफ दिखा दिया कि देखो, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। अगर हम ISS को ट्रैक कर सकते हैं तो हम किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं। ये अपनी क्षमता का एक बहुत ही सधा हुआ प्रदर्शन था। 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रफ्तार तो सोचने में भी चक्कर ला देती है। एक तेजी से घूमते हुए सैटेलाइट से एक और उतनी ही तेजी से घूम रही चीज की साफ तस्वीर लेना, ये सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है, क्या असल में उतना ही है? उससे कई ज्यादा। ये बेहद मुश्किल काम है। हम 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की बात कर रहे हैं। बाप रे! इसे ऐसे समझिए कि एक फाइटर जेट से दूसरे फाइटर जेट की तस्वीर लेने से भी ये कई गुना ज्यादा जटिल है। अच्छा, और चुनौती सिर्फ स्पीड की नहीं है। दोनों सैटेलाइट अलग अलग ऑर्बिट में है और उनके बीच की दूरी लगातार बदल रही है। कभी ये 300 किलोमीटर हो सकती है तो कभी 250 किलोमीटर। और इतनी स्पीड पर जरा सी भी चूक का मतलब है कि टारगेट फ्रेम से ही बाहर हो जाएगा। एग्जैक्टली। जब हम अपने फोन से तस्वीर लेते हैं और हाथ हल्का सा भी हिल जाता है तो तस्वीर धुंधली हो जाती है ना? हाँ बिल्कुल। अब सोचिए, आप हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, आपका टारगेट भी उतनी ही तेजी से चल रहा है और आपको सेकंड के 100वें हिस्से में कैमरा एडजस्ट करके क्रिस्टल क्लियर तस्वीर लेनी है। जाहिर है, जमीन पर बैठकर कोई जॉयस्टिक से तो इसे कंट्रोल नहीं कर रहा होगा। तो फिर सैटेलाइट को कैसे पता चलता है कि कैमरा किधर घुमाना है और कब तस्वीर लेनी है? नहीं, और यही इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा कमाल है।
अगर जमीन से कमांड भेजा जाता तो बहुत देर हो जाती। हाँ, सिग्नल को सैटेलाइट तक पहुंचने और उस पर अमल होने में बहुत देर हो जाती। सही है, क्योंकि लाइट की स्पीड की भी एक लिमिट है। जब तक यहां से कमांड जाएगा तब तक तो आईएसएस न जाने कहां पहुंच चुका होगा। बिल्कुल। इसका असली राज सैटेलाइट के अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर और एआई में है। इसमें ऑटोनोमस ट्रैकिंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल हुआ है। ऑटोनोमस मतलब वो खुद ही सब करता है? हाँ, आसान भाषा में कहें तो सैटेलाइट के अंदर एक एआई बेस्ड दिमाग है। ये सॉफ्टवेयर खुद ही टारगेट को पहचानता है, उसकी स्पीड और रास्ते का सटीक अनुमान लगाता है। अच्छा। फिर सैटेलाइट के छोटे छोटे थ्रस्टर्स को फायर करके कैमरे को एकदम सटीकता से उसकी तरफ घुमाता है और अपनी स्थिरता बनाए रखता है ताकि तस्वीर धुंधली ना हो। अरे वाह। ये सब कुछ सेकंड के अंदर खुद ब खुद करना होता है, बिना जमीन से किसी कमांड के। ये स्वायत्त क्षमता ही इस मिशन की असली कुंजी थी। और ये सब कर दिखाया एक प्राइवेट कंपनी अजिस्ता इंडस्ट्रीज ने। ये भारत के स्पेस सेक्टर के लिए कितना बड़ा मोड़ है, क्योंकि अब तक तो हमारी आदत सिर्फ इसरो का नाम सुनने की थी। ये एक ऐतिहासिक मोड़ है। सच में। ये दिखाता है कि भारत की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री अब कितनी परिपक्व और सक्षम हो गई है। ये भारत के स्पेस इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। पहले मॉडल ये था कि इसरो ही सब कुछ करता था, रॉकेट बनाना, सैटेलाइट बनाना, लॉन्च करना। हाँ, सब कुछ। लेकिन अब भारत अमेरिका जैसे मॉडल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मतलब नासा और स्पेसएक्स जैसा मॉडल, जहां सरकार अपनी जरूरतें बताती हैं और प्राइवेट कंपनियां उसे पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाती हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। सरकार ने आईएन स्पेस जैसी संस्थाएं बनाई हैं ताकि प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा मिल सके। सही है। अब सरकार कह सकती है कि हमें एलईओ ऑर्बिट में दुश्मन के सैटेलाइट्स पर नजर रखने के लिए 100 सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क चाहिए। और फिर अजिस्ता जैसी कंपनियां तेजी से वो टेक्नोलॉजी बनाकर दे सकती हैं। इससे तो इसरो पर भी बोझ कम होगा। बिल्कुल। वो बड़े मिशनों जैसे गगनयान या मंगलयान पर फोकस कर सकता है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में इनोवेशन बहुत तेजी से होता है। तो ये पूरे देश के लिए एक विन विन सिचुएशन है। ठीक है, टेक्नोलॉजी समझ आ गई, प्राइवेट सेक्टर का रोल भी समझ आ गया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सब का मतलब क्या है? इस तकनीक का असल रणनीतिक फायदा क्या है? क्या अब हम सच में चीन या पाकिस्तान के सैटेलाइट्स की जासूसी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसी क्षमता को तकनीकी भाषा में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस या एसएसए कहा जाता है। एसएसए? और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी सैटेलाइट को देख सकते हैं। इसके 3 लेवल होते हैं। पहला, डिटेक्शन, यानी पृथ्वी की कक्षा में घूम रही किसी भी वस्तु का पता लगाना। ओके। दूसरा, ट्रैकिंग एंड कैरेक्टराइजेशन, यानी ये पता लगाना कि वो क्या है, किस देश का है, क्या वो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है या जासूसी सैटेलाइट, या फिर सिर्फ स्पेस का कचरा है। और तीसरा लेवल क्या है? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लेवल है इंटेंट असेसमेंट, यानी उसके इरादों का आकलन करना। इरादों का मतलब हम ये देख सकते हैं कि किसी दुश्मन देश का सैटेलाइट अपना रास्ता क्यों बदल रहा है। क्या वो हमारे किसी जरूरी सैटेलाइट के पास आ रहा है? क्या वो हमारे कम्युनिकेशन में बाधा डालने की तैयारी कर रहा है? या फिर वो एक एंटी सैटेलाइट हथियार तो नहीं है? अच्छा। ये क्षमता आपको दुश्मन के अगले कदम का अंदाजा लगाने में मदद करती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि भविष्य का कोई भी युद्ध जमीन पर शुरू होने से पहले ही अंतरिक्ष में लड़ा जा सकता है। लड़ा जा रहा है। आज के दौर का आधुनिक युद्ध पूरी तरह सैटेलाइट्स पर निर्भर है। आपके जीपीएस, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, ड्रोन ऑपरेशंस, सैनिकों के बीच कम्युनिकेशन, सैनिकों के बीच कम्युनिकेशन, यहाँ तक कि न्यूक्लियर कमांड और कंट्रोल, सब कुछ सैटेलाइट्स पर टिका है। अगर कोई देश आपके सैटेलाइट्स को नाकाम कर दे तो आपकी सेना एक तरह से अंधी और बहरी हो जाएगी। सही बात है। इसीलिए भारत ने आधिकारिक तौर पर अंतरिक्ष को युद्ध का चौथा क्षेत्र, मतलब 4th डोमेन ऑफ वॉरफेयर माना है, जमीन, समुद्र और हवा के बाद। ये क्षमता हमारी रक्षात्मक और आक्रामक दोनों रणनीतियों को मजबूती देती है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो क्या हम इस पार्टी में लेट आए हैं? दुनिया के दूसरे बड़े देशों के पास ये तकनीक पहले से है क्या? हाँ, अमेरिका, रूस और चीन जैसी बड़ी शक्तियों के पास ये क्षमताएं पहले से मौजूद है और वो हमसे काफी आगे भी हैं। चीन भी? चीन ने तो इस मामले में बहुत आक्रामक तरीके से अपनी क्षमताएं बढ़ाई हैं। 2021 में उनके एक सैटेलाइट शिजियान 21 ने एक खराब हो चुके चीनी सैटेलाइट को अपनी रोबोटिक आर्म से पकड़ा और उसे एक दूसरी ऑर्बिट में धकेल दिया। क्या मतलब वो सैटेलाइट को पकड़कर उसकी जगह बदल सकते हैं? बिल्कुल।
अब सोचिए, जो टेक्नोलॉजी एक खराब सैटेलाइट को हटाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, वही टेक्नोलॉजी किसी दुश्मन देश के एक्टिव सैटेलाइट को उसकी जगह से हटाने या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। सही कहा। चीन जिस तरह से अंतरिक्ष का सैन्यकरण कर रहा है, उसे देखते हुए भारत के लिए इस क्षेत्र में चुप बैठना या पीछे रहना मुमकिन ही नहीं था। ये क्षमता हासिल करना अब एक विकल्प नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जरूरत बन गई थी। ये तो है रक्षा और जासूसी वाले पहलू। लेकिन क्या ये शांतिपूर्ण उपयोग वाली बात सिर्फ एक बहाना नहीं है? क्या असल मकसद तो सैन्य क्षमता ही है और बाकी सब तो बस एक अच्छा कवर है? ये सवाल बहुत वाजिब है, और सच कहूं तो ये डुअल यूज टेक्नोलॉजी है। इसका असली मकसद बेशक रणनीतिक और सैन्य बढ़त हासिल करना है, लेकिन इसके बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक उपयोग भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारा अपना कोई जरूरी सैटेलाइट, जैसे नाविक या कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अंतरिक्ष में खराब हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। अब जमीन से हमें पता नहीं चल रहा कि हुआ क्या है। ऐसे में हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक दूसरा सैटेलाइट भेजकर उसकी करीबी तस्वीरें ले सकते हैं। अच्छा, इससे हमें पता चल सकता है कि अरे, इसका सोलर पैनल नहीं खुला या इसका एंटीना अटक गया है। ये जानकारी भविष्य के मिशनों को बेहतर बनाने में बहुत मदद करेगी। ये तो अपने ही एसेट्स की देखभाल करने जैसा हुआ। सही कहा। दूसरा बड़ा उपयोग है स्पेस डेब्री, यानी अंतरिक्ष के कचरे को ट्रैक करना। आज लाखों छोटे बड़े टुकड़े अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, जो हमारे अरबों डॉलर के सैटेलाइट्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये तकनीक हमें उस कचरे पर नजर रखने और अपने सैटेलाइट्स को उनसे टकराने से बचाने में मदद करेगी। और हाँ, इसका एक बड़ा फायदा निवारक या डेटरेंट के तौर पर भी है। जब दूसरे देशों को पता होगा कि हम उनके सैटेलाइट्स पर नजर रख सकते हैं, तो वो हमारे सैटेलाइट्स को निशाना बनाने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो संक्षेप में, भारत ने एक प्राइवेट कंपनी के जरिए एक ऐसी अहम अंतरिक्ष क्षमता हासिल कर ली है जो न सिर्फ हमारी रक्षा को मजबूत करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर अब ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। बिल्कुल। और ये अपने पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी छोड़ जाता है, जिस पर अब पूरी दुनिया को विचार करना होगा। क्या सवाल? जैसे जैसे अंतरिक्ष में निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ रही है और ऐसी दोहरे उपयोग वाली तकनीकें आम होती जा रही हैं, क्या अंतरिक्ष के पुराने नियमों और संधियों को फिर से लिखने का समय आ गया है? जब अंजिस्ता जैसी कोई प्राइवेट कंपनी किसी दूसरे देश के सैटेलाइट की निगरानी या जासूसी करती है, तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? वो कंपनी या उसका देश? ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब कल को कोई प्राइवेट कंपनी किसी दूसरे देश के सैटेलाइट की तस्वीरें खींचकर खुले बाजार में बेच सकती है। हाँ, ये तो अंतरिक्ष का एक तरह का वाइल्ड वेस्ट बनने जैसा माहौल हो सकता है। और यही वो सवाल है जिसका जवाब भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर खोजना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा कानून और नियमों से 2 कदम आगे चलती है और अंतरिक्ष में ये खाई अब बहुत तेजी से बढ़ रही है।